क्या पैटर्न बदला है और आपको अब नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी एमपी बोर्ड के मेन एग्जाम के लिए, क्योंकि नमूना प्रश्न पत्र तो कुछ और कहता है। वो खबरें सच में सच हैं कि जिसमें लिखा हुआ था कि एमपी बोर्ड अपनी पढ़ाई का लेवल टफ करने वाला है, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल थोड़े से बढ़ चुके हैं। चैप्टर 7 जिससे एलसीआर जैसे बड़े बड़े डेरिवेशन आते थे, क्या नमूना प्रश्न पत्र सही कहता है कि उससे सिर्फ एक नंबर का एक फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है? भाई प्रश्न पत्र से तुम जितना डरते हो उतना डरने की जरूरत नहीं है। 70 नंबर का जो पेपर था वही रहेगा और हम तुम्हें वो सारी चीजें पढ़ाएंगे जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका रिविहान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आपको एमपी बोर्ड सैंपल पेपर की चर्चा करने वाला हूं और आपसे चर्चा करते हुए फिजिक्स के सैंपल पेपर की चर्चा करूंगा कि अब क्या पैटर्न हुआ है और क्या हम जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं नमूने प्रश्न पत्र के रूप में जो हमारे एमपी बोर्ड ने रिलीज किया है, क्या यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में जब से ये सैंपल पेपर आया है, एमपी बोर्ड ने अपने सैंपल पेपर रिलीज किया है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ गया कि सर क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या सर यही पेपर पैटर्न है, क्या सर ये इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें लिखा हो जितने नंबर का लिखा हो उतने ही नंबर का एग्जाम में आएगा। ये सारी चर्चाएं हम इस लेक्चर वीडियो में शॉर्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि नमूना प्रश्न पत्र एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है। देखिए लिखा होता है एक्चुअली में, इसमें लिखा होता है क्या कि केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है, सिर्फ अभ्यास के लिए। एमपी बोर्ड वाले पहले किनारा काट लेते हैं कि सिर्फ अभ्यास के लिए है, इसमें हम कोई गारंटी नहीं देते कि यही सवाल आएगा और ये भी गारंटी नहीं देते कि ये सवाल नहीं आएगा। तो अभ्यास बस के लिए प्रश्न है। यदि तुम ध्यान दो तो टोटल अभी भी कितने प्रश्न आएंगे बेटा? 20 प्रश्न आएंगे जैसे पहले आया करते थे। समय अभी भी कितने घंटे का मिलेगा बेटा? 3 घंटे का मिलेगा। और पेपर अभी भी बेटा आपके 70 नंबर का होगा, ठीक है, जैसा फिजिक्स में पहले हो रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बेटा यही कहानी है, ठीक है। जैसा पुराना पैटर्न अभी तक चल रहा था कि टोटल 20 क्वेश्चन आते थे और हमारा 70 नंबर का पेपर होता था, 3 घंटे का समय मिलता था, ये पर्याप्त चीजें मिलेंगी। पर चलिए अब हम देखते हैं कि पेपर के एक्चुअल पैटर्न में क्या परिवर्तन आया है, ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं, किस किस चैप्टर से प्रश्न आए हैं इस नमूने प्रश्न पत्र में जो हमको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए भी मिल सकते हैं। और ये सैंपल पेपर एक्चुअल में कितना इंपॉर्टेंट है, क्या हमें इसे आंख मूंद कर फॉलो करना चाहिए, क्या हमें अपना रूटीन फिर से चालू करना पड़ेगा कि भाई हम तो इस पैटर्न में पढ़ रहे थे, प्रश्न पत्र बदल गया, अब हमें दूसरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा करना है या नहीं करना है ये तो पेपर देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए पेपर देखते हैं कि पेपर में क्या है। सबसे पहले तो पेपर का बेटा मैं आपको पैटर्न बता दूं। यदि आप में से कोई ये सोच रहा हो ना कि सर पैटर्न बदला है, तो मैं आपको बता दूं पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बदला है। जैसे आपके हाथ में पेपर आएगा, मेन बोर्ड एग्जाम का पेपर, आपको वहां पर 6 एमसीक्यू मिलेंगे। हर एक एमसीक्यू कितने नंबर का होता है सर? 1-1 नंबर का होता है। तो 1 गुणित 6 बराबर 6 अंक भी आपको मिल जाएंगे। क्या 1 गुणित में 6 बराबर 6 अंक आपको मिल जाएंगे। वहीं पर आपको 6 एफआईए भी मतलब क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स बोले तो रिक्त स्थान। आपको 6 रिक्त स्थान मिलने वाले हैं 1-1 नंबर वाले, तो यहां पर भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। फिर आपको ट्रू फॉल्स मतलब कि सत्य असत्य मिलेंगे बेटा, वो आएंगे अपने पास 5। 1 गुणित में 5 बराबर 5 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। आगे मैं बात करूं मैचिंग, तो मैचिंग आएगी जिसे हम बोलते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी आती है बेटा 6 नंबर की, तो 1 गुणित 6 बराबर 6। फिर 5 नंबर में क्या मिलेगा आपको? लास्ट में 1 वर्ड मतलब कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो अगेन आएगा बेटा 1-1 नंबर के 5 प्रश्न। पैटर्न जैसा आपने पुराना देखा, 2024 का पेपर देखा होगा आपने, 2025 का पेपर देखा होगा आपने, पैटर्न वही था कि सर वेरी शॉर्ट आंसर मतलब कि अति लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के 7 आते थे और 2 गुणित में 7 कितना? 14 था। जैसे पुराना चलता आया है, इस साल भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। आगे बात करूं शॉर्ट आंसर मतलब लघुत्तरीय प्रश्न, 3-3 नंबर के बेटा 4 प्रश्न आपको दिखाई देंगे और ये अगेन 12 बनेगा। और फिर 4-4 नंबर के डेरिवेशन वाले या इस बार थोड़ा सा कठिन करके आंशिक प्रश्न भी आ सकते हैं, ये बनेंगे बेटा 4 चौके 16 नंबर के, ठीक है। तो अपने को देखें इतने को मिलेंगे बेटा 28 ऑब्जेक्टिव और 15 सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसको एक वाक्य एक शब्द ऐसे प्रश्न में लिखना होता है, सब्जेक्टिव जिसमें एक्चुअल में लिखना ही होता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताता हूं कि किस चैप्टर से प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसको एनालाइज करते हैं और पता करते हैं किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन नमूने प्रश्न पत्र में आए हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से किन किन चैप्टर्स को तैयार करने हैं। यदि मैं बात करूं तो अपने को पहला प्रश्न दिखाई देगा, शायद ये फॉन्ट छोटा है तो आपको दिखाई न दे, पर यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं इसका सूत्र लिखिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, ठीक है। ये प्रश्न अपने पास पार्ट 1 का है।
2 अंक में आया है। उसके और में देखो तो लिखा हुआ है किसी चालक की विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। मतलब कि हमें परिभाषाएं याद करनी होंगी और एसआई मात्रक तैयार करने होंगे। ये वही प्रश्न बेटा, यदि आप ध्यान दो, जितने भी बच्चे यदि कोई अभी संभव बैच वाला देख रहा है तो उसको तो ये वाली बात क्लियर हो गई होगी कि सर ये वाला प्रश्न तो पढ़ा चुके हैं अभी पिछले वाले लाइव लेक्चर में, और आज शाम को हम संभव बैच में इस वाले प्रश्न को भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, संभव प्रश्न में आप जो अपना संभव बैच में जो हम लाइव पढ़ा रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न जो मॉडल पेपर में आए हैं वो आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अपने को ये बात क्लियर होगी कि सर परिभाषाएं आएंगी, ऐसा ही मात्रक अभिमेय सूत्र तैयार करने हैं। ठीक है, आगे की चर्चा करूं तो तीसरे पार्ट की बात करता हूं। तीसरे पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है सर? तीसरे पार्ट में हमको विद्युत सेल दिखाई दे रहा है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, और ओम का नियम दिखाई दे रहा है। ये भी अपन ने अपने लेक्चर में कवर कर रखा है। आने वाले टाइम पे जैसे जैसे लाइव क्लास होंगी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अपन बात करें एम्पियर का परिपथीय नियम, मतलब कि चौथे पार्ट से, तो अपने को देखने के लिए मिलेगा कि सर ये पहले पार्ट से आया, ये दूसरे पार्ट से आया, ये दोनों प्रश्न तीसरे पार्ट से थे, ये प्रश्न चौथे पार्ट से है और ये प्रश्न पांचवें पार्ट से। अगला देखा जाए तो सर ये वाला 8वें पार्ट से है, अगला वाला भी और में है वो 8वें प्रश्न से पार्ट से। अब छोटी दूरबीन इंपॉर्टेंट चीज है, यही जो है जो मेन बदलाव आया है अपने एमपी बोर्ड के पेपर के पैटर्न में। जैसे कि खबरें उड़ रही थी कि एमपी बोर्ड कहीं ना कहीं अपने लेवल को थोड़ा सा टफ करने जा रहा है, तो आप ध्यान देंगे कि यहां पर आप देखिए, यहां पर यदि आप देखते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा आंकिक प्रश्न। कौन से पार्ट से आया बेटा? 9वें पार्ट से। 9वें पार्ट से आंकिक प्रश्न आया है। उसके और में भी यदि आप सोच रहे हो ना कि सर एक आंकिक प्रश्न आया है तो उसके और में कोई डेरिवेशन आ जाएगा तो हम वो कर देंगे, नहीं। आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके और में भी एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। यदि इन प्रश्नों को भी कहीं ना कहीं मैं मिलाऊंगा तो एनसीईआरटी के ही प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, आगे हमको दिखता है बेटा 11वें पार्ट से प्रश्न, फिर अगला प्रश्न हमको दिखाई देता है बेटा 14वें पार्ट से। ठीक है, फिर अगेन एक और आंकिक प्रश्न दिखाई दे रहा है जो चौथे पार्ट का है आंकिक प्रश्न। ठीक है, चौथे पार्ट से क्या दिखाई दे रहा है? आंकिक प्रश्न। आप देख रहे हैं एक आंकिक प्रश्न आपको ये मिल गया, एक आंकिक प्रश्न ये मिल गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आंकिक प्रश्न के अथवा में और में भी आंकिक प्रश्न है, मतलब आंकिक प्रश्नों की तैयारी करना इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड ने कहीं ना कहीं लेवल को अप किया है, तो आंकिक प्रश्नों की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कीजिए। ठीक है, आगे यदि बढ़ूं, थोड़ा सा और पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करूं, तो फिर लेंज का नियम बेटा ये वो नियम है जिसको मैं लगातार बहुत समय से कहता आ रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तो इसको भी पढ़ना है। यदि अपन बात करें ये किस पार्ट से आया सर? तो ये आया सर 6वें पार्ट से। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये देखो फिर से एक आंकिक प्रश्न आया। कौन से पार्ट से? दूसरे पार्ट से। मतलब आंकिक प्रश्नों की भरमार कर दी है। अभी यदि आप देखें तो टोटल 3 आंकिक प्रश्न आ चुके हैं। अथवा वाले यदि आप देख ले तो अथवा में भी कोई मौका नहीं है, कह लो कि कोई डेरिवेशन नहीं कर सकते। आंकिक प्रश्न की प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो वो प्रश्न छोड़ के आना पड़ेगा, जो आपके लिए गलती की बात होगी। आगे बढ़ते हैं अपन कि फिर 9वें पार्ट से प्रश्न आए हमारे पास बड़े में, फिर हमारे पास आया पहले पार्ट से प्रश्न। अब प्रश्न को थोड़ा सा यदि अपन एनालाइज करें तो प्रश्न है, इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको ये थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाई ना दे रहा हो। तो ठीक है, विद्युत क्षेत्र से संबंधित गॉस का नियम लिखिए। गॉस के नियम के द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। राइट, गॉस लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यूज गॉस लॉ टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि गॉस लॉ डेरिवेशन अपने को पहले पार्ट से क्या देखने मिल रहा है सर? पहले पार्ट से अपने को देखने के लिए मिल रहा है सर डेरिवेशन। तो याद रखिएगा पहले पार्ट से और दूसरे पार्ट से 4 अंकीय प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। फिर अपन बात करें तो 6वें पार्ट से और कहीं ना कहीं 7वें की भी बात कर लो, हालांकि इसमें दिया नहीं है, पर 6वें और 7वें पार्ट से भी 4 नंबर का डेरिवेशन आने की संभावना है। 9वें पार्ट से डेरिवेशन आने की संभावना है। ठीक है, तो आपको बता रहा हूं ये एक पैटर्न मैंने जनरली शुरुआत में बता दिया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन से बड़े पार्ट हैं जिनसे बड़े प्रश्न आ रहे हैं, वो हमारे पास हो जाते हैं पार्ट क्रमांक 1 तथा 2। ठीक है, फिर कौन से आ जाएंगे सर? 6 तथा 7। फिर कौन सा आ रहा है सर? 9वां पार्ट। यदि मैं नमूने प्रश्न पत्र की बात करता हूं, लेकिन इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको तीसरा पार्ट भी तैयार रखना है, चौथा पार्ट भी तैयार रखना है, क्योंकि इनसे भी बड़े प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन और सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला है, ठीक है, सबसे ज्यादा अंक रखने वाला है वो ये है, इसके अंक सबसे अधिक होंगे। 9वें पार्ट से सबसे ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, ये मैं गारंटी लिख के देता हूं। ठीक है, तो नमूने प्रश्न पत्र को इस प्रकार से अपन ने सॉल्व कर लिया। और एनालिसिस देखना चाहते हो तो आओ दिखाता हूं। मैं बात करता हूं ये यूनिट 1 की। किसकी बात कर रहा हूं? यूनिट 1 की, मतलब पहली इकाई। पहली इकाई में कौन कौन से पार्ट आते हैं सर? पहली इकाई में पार्ट आते हैं सर 1, 2
और 3, 1, 2 और 3 से पहली इकाई से 16 नंबर का आना था। पैटर्न पूरा एनालिसिस कर चुका हूं, देख सकते। बात करूं सर दूसरी इकाई से, मतलब कि यूनिट 2, दूसरी इकाई में कौन कौन से प्रश्न पाठ आते हैं सर? 4, 5, 6 और 7। तो इन 4 पाठों को मिला के कितने नंबर का आएगा? 17 नंबर का। मॉडल पेपर में क्या है बेटा? मॉडल पेपर में यदि आप देखोगे तो हमको मॉडल पेपर में पाठ 7 से सिर्फ और सिर्फ एक रिक्त स्थान मिला है। क्या ये सत्य है? समझो, क्या ये इंगित करता है कि पाठ 7 से सिर्फ एक रिक्त स्थान 1 नंबर का आएगा? नहीं। तो नमूना प्रश्न पत्र केवल देखने के हिसाब से है, पैटर्न बता रहा है, ये नहीं बताता कि पार्ट 7 से सच में बोर्ड एग्जाम में 1 ही नंबर का आएगा, क्योंकि पार्ट 7 भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए मैं कहता हूं कि नमूने प्रश्न पत्र को आंख मूंद के फॉलो मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये कौन सी इकाई होगी? यूनिट 2। ठीक है, यूनिट मतलब 2-4 यूनिट को मिला के बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर अपन बात करेंगे पाठ 8, 9 और 10 की। ठीक है, अगला पैटर्न आपको बताएगा 11, 12 और 13 को मिलाने पर। और अगला है हमारे पास पाठ नंबर 14। 14 पार्ट बस एक ऐसा है जिसमें एग्जैक्टली क्लियर होता है कि 7 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने तुम्हें पेपर पैटर्न समझाया है। अब यदि तुम ध्यान दो तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट समझने लायक। सबसे पहले तो लेवल अप हो रहा है, और लेवल अप के साथ में आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा? आंकिक प्रश्नों की तैयारी। कहां से करेंगे अपन आंकिक प्रश्नों की तैयारी? सर हम आंकिक प्रश्नों की तैयारी करेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी से आप आंकिक प्रश्नों की तैयारी करेंगे, और जब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज को लेकर आंकिक प्रश्नों की तैयारी करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो आंकिक प्रश्न का वेटेज बढ़ने वाला है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, जो बच्चे संभव बैच में पहले से जुड़े हैं उनको मालूम है कि सर हम पहले लेक्चर में थ्योरी पढ़ते हैं और दूसरे लेक्चर में क्या करते हैं? आंकिक प्रश्न ही प्रैक्टिस में लाते हैं। ठीक है, तो चलो इस प्रकार से मैंने आपको एमपी बोर्ड का सैंपल पेपर जो आया है, क्या यही प्रश्न परीक्षा में आते हैं? तो आपको इसका जवाब मिल गया। नहीं, एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन इस पेपर में से एक आध प्रश्न भी फंस गया तो काम की चीज होगी। इसलिए पेपर पूरा सॉल्व करना है, लेकिन इसको अंधा मतलब कि आंख मूंद के विश्वास नहीं करना है। बस यही कहना चाहूंगा कि एमपी बोर्ड के पेपर को, पैटर्न को समझ लीजिए, एमपी बोर्ड के पेपर की पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन यदि इसको आप आंख मूंद के फॉलो करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होगी। ठीक है, पैटर्न मैंने बता दिया, किस पार्ट से कितने ज्यादा नंबर का आएगा ये सब बता दिया। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।